हेलो फ्रेंड्स। टेस्ट आप सब दे ही रहे होंगे, टेस्ट अच्छे भी जा रहे होंगे। और जिनके नहीं जा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 दिन है। कोर सब्जेक्ट्स के कोर टॉपिक्स पे वर्क करें तो उसको और एनहेंस हम करके इजीली हमारी सीट को ग्रैब कर सकते हैं वीडियो की। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश का डिस्कशन अब लेने जा रहे हैं हम वीडियो मेंस टेस्ट कोड 109 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है आपको इडियम और फ्रेजेस का। इडियम और फ्रेजेस का आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है प्रश्न के अंदर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ऑलिव ब्रांच, तो हमेशा से हमने मूवीज के अंदर, हॉलीवुड मूवीज के अंदर हमने देखा है कि जब भी ऑलिव ब्रांच की बात करें तो ऑलिव ब्रांच से मतलब होता है शांति का प्रतीक। कुल मिला के शांति की ये बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। तो जब भी इस तरह से मैच द कॉलम में आए तो आसान कड़ी को, आसान शब्द को ढूंढे, उस कड़ी को सॉल्व कर कर अपने उत्तर को पाए। जैसे ऑलिव ब्रांच, इसका सबसे आसान कड़ी है, आसान शब्द है, तो ऑलिव ब्रांच हो गया शांति का प्रतीक। शांति की बात करने वाली चीजें से संबंधित कोई शब्द यहाँ होना चाहिए। तो रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन एक तरह से शांति, स्थायित्व की बातें करता है, तो एक का तो होना चाहिए वन। चलिए, और कौन सा इजी है इसमें हम देखें। जैसे मैन ऑफ लेटर्स की हम बात करें, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स की बात करें तो प्रतिभाशाली व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, गुणीमान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो अ स्कॉलर, बिल्कुल। तो सी का हो जाता है 4। तो 1 और 4, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 3 1 4, बिल्कुल 1 और 4। तो हमारा उत्तर हो गया बी, और ये हमारे उत्तर नहीं हुए। और ऑप्शन को हम देखते हैं तो यहाँ हम देखें जैसे मैन ऑफ स्ट्रो, तो मैन ऑफ स्ट्रो की बात होती है तो एक डरपोक, डरपोक व्यक्ति की बात करता है, तो अ कावर्डली पर्सन। बचा हुआ 3। मैडस टच, मैडस टच द एबिलिटी टू मेक मनी, ये मनी जो है शब्द यहाँ आएगा। तो मिडास टच का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा कौशल जो किसी भी स्थिति में पैसा बना लेता है। जैसे कहते हैं ना, वाकई में बंदा तो यार असली बिजनेसमैन है, तो वही वाली बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर और हम चलें तो देखते हैं कि इनकरेक्ट पेयर ऑफ एंटीनिम्स बताने अपोजिट का। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है आपका कमी, तो कमी का उल्टा होना चाहिए बहुतायात में। प्लेंटी का मतलब बहुतायाती होता है, तो ये तो सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। एम्बार्क अपॉन, एम्बार्क अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को प्रारंभ करना, शुरू करना। तो इसका कॉन्क्लूड, बिल्कुल कॉन्क्लूड मतलब एंड करना, समाप्ति पे जब किसी चीज को कॉन्क्लूड किया जाता है, तो ये उसका बिल्कुल उल्टा है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है। ट्रिवियल, तो ट्रिवियल का मतलब होता है बेसिकली देखा जाए तो आम, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आम सा व्यक्ति, आम, तो आम से संबंधित बात करें तो अनइम्पोर्टेंट नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए इम्पोर्टेंट। तो ये तो सेम ही हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन वर्ड। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो वन हु डाइज विदाउट विल, तो इंटेस्टेट इज द परफेक्ट वर्ड जो इसको डिफाइन करता है कि कोई व्यक्ति मर जाए अपने विल को बनाए उससे पहले ही। तो इंटेस्टेट करेक्ट, इसका कोई किंतु परंतु नहीं चलता है, सीधा उत्तर होता है। एब्डिकेट की हम बात करें तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। फॉर्चुनेट की हम बात करें तो वो होता है भाग्य का धनी, भाग्य का धनी। ठीक है, इंटरेस्टेड हो ही गया, तो इस तरह से ये प्रश्न भी हो जाता है। तो अगले प्रश्नों के अंदर आपको एरर निकालनी है प्रश्नों के अंदर। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल पावर एंड नो एरर। सीधी सी बात है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ए आई ओ यू, जब भी वोवल साउंड से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? एन। तो ए गलत है, इसकी जगह एन आर्ट, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स, अब
बात कर रहा है कि लाइफ के अंदर जो प्रोग्रेस होती है वो निर्भर करती है, डिपेंड्स करती है किस पर। देखा, प्रोग्रेस एक सिंगुलर शब्द है, वर्ब भी के बाद एसीआईएस लगना चाहिए, लग रहा है तो ए में कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड्स करती है कैसे, कि आप कैसे डील करते हो किसको, अंडर क्रॉसिंग, किसकी क्रॉसिंग, वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनादर। तो लाइफ में जो एक के बाद एक थ्रेशोल्ड आते हैं, आप उनको कैसे डील करते हो उसी पर निर्भर करता है कि आप लाइफ में कितना सक्सेस होगे। तो उस पर ये बेस्ड प्रश्न है, इसमें सच कुछ भी नहीं है। तो बात क्या होगी, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ये भी सही है, वन थ्रेशोल्ड आफ्टर वन अनादर, ये भी सही है। अब इसी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज आपका उत्तर होगा नो एरर। तो अ गुड डील अंडर क्रॉसिंग नहीं, क्रॉसिंग ऑन या फिर अपॉन। भाई आप जब भी आपके लाइफ में थ्रेशोल्ड आए तो आपने कैसे उन पर, ऑन या फिर अपॉन, इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इंप्रूव करना है ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग शुड बी एनकरेज्ड, बी आया तो वर्ब के बाद ईडी आना चाहिए, थर्ड फॉर्म लगनी ही चाहिए वर्ब की, थर्ड फॉर्म, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। एनकरेज बोथ एज ए हेज फॉर, अब हेज फॉर को आपको इंप्रूव करना है, इसमें इसमें तो ब्रैकेट पार्ट इंप्रूव करना है। अगर ये एरर का भी होता तो भी इस तरह से आप एरर को देखते चले। तो हेज फॉर प्राइस रिस्क एंड फॉर इट्स इकोलॉजिकल बेनिफिट। तो प्रश्न में बात कर रहा है मिक्स क्रॉपिंग की, ये मिक्स क्रॉपिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल ये प्राइस रिस्क, जो मूल्य का रिस्क होता है कम ज्यादा होने का, उससे बचाता है, बल्कि इसके कई सारे पर्यावरण से संबंधित लाभ भी हैं, फायदे भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। तो हेज फॉर नहीं, हेज अगेंस्ट आना चाहिए। किसके अगेंस्ट बचाता है ये, प्राइस संबंधित चीजों से और इकोलॉजिकल बेनिफिट से बचाता है। तो प्राइस हेज अगेंस्ट क्या कोई ऑप्शन है, हेज ऑफ नहीं, हेज इन नहीं, हेज अगेंस्ट यस, आपका उत्तर हो गया ए। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। आई ब्रैकेट में हैव डन माय एक्सरसाइज व्हेन दीपक केम टू सी मी। अब दीपक केम, इससे पता चल रहा है पास्ट टेंस है, दीपक केम टू सी मी। आई अब पास्ट है तो हैव नहीं आना चाहिए बल्कि हेड आना चाहिए, सिंपल सी बात। और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड डन, बिल्कुल, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। तो आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन दीपक केम टू सी मी, तो ए उसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। वुड्रो विल्सन वॉज रेफरिंग टू द लिबरल आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक मार्केट व्हेन ही सेड दैट द फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज मच एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए मेरे तो यहाँ कोई मतलब है नहीं शब्द का, मैंने एक नंबर को सिग्निफाई करता है, तो यहाँ तो अपन उसकी अवस्था को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैनी के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट का देखते हैं हम, मोस्ट क्या आपका उत्तर होगा, इस पर हमें विचार करना है। तो विड्रो विल्सन की बात करी जा रही है, जो कि इकोनॉमिक मार्केट का लिबरल, खुलापन वाला जो आइडिया है उस पर चर्चा करते हुए कह रहा है कि फ्री एंटरप्राइज सिस्टम जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो मच की जगह आपका आ जाएगा मोस्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को वो सिग्निफाई कर रहा है, तो उसकी जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है मच, मोर, मोस्ट, मोस्ट यहाँ पर यूज की जानी चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। और इस तरह से हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। आपको सिनोनिम चूज करना है। चेरिश करना, किसी को चेरिश करना मतलब होता है किसी को आप समर्थन देते हो उसकी अच्छाइयों के लिए, या तो समर्थन देना, या उसको हौसला अफजाई करना, या उसको प्रेज करना, इस तरह के शब्द चेरिश से का मतलब होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ निकल रहा है यहाँ मतलब? तो चेरिश का मतलब फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना बेसिकली, ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। डेस्ट्रो यानी बर्बाद करना, नहीं। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। नर्चर बिल्कुल यही मतलब होता है, उसको बढ़ावा देना। जैसे हम बात करें तो पौधे को नर्चर करने के लिए माली जो होता है एक, वो एक इम्पोर्टेंट योगदान प्ले करता है। तो इसी तरीके से नर्चर इसका शब्द है। इसी तरीके हम फसल की बात करें तो फसल को नर्चर करने के लिए
माटी, जल, इन सब के अलावा खाद, इन सब के अलावा किसान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उनको नर्चरिंग करने में, नर्चर करने में। आपका उत्तर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सेलेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। तो ही ना सेड फिर एपोस्ट्रोफीज के अंदर आया है, तो यह एक तरह की डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है साहब। हीना ने कहा, पास्ट में चल रहा है, आई बॉट, ठीक है, आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे। हीना ने कहा कि मैंने एक ड्रेस खरीदी कल। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो इन्वर्टेड कोमास हटके इसकी जगह आएगा दैट कनेक्टर। दैट कनेक्टर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड तो नहीं आएगा। तो सिंपल होगा हीना सेड दैट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हीना सेड दैट, हीना सेड दैट, हीना सेड दैट, हीना सेड दैट, चारों आंसर हो सकते हैं। चलिए, अब आई कौन है? आई किसकी बात हो रही है? आई फर्स्ट पर्सन कौन? हीना खुद की। तो हीना सेड दैट, हीना कौन है? एक लड़की। तो आई के लिए अब आएगा शी, जब आप इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो शी बॉट। तो पास्ट सिंपल जब होता है तो पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हीना सेड दैट शी हैड बॉट, बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही रहेगी। अ ड्रेस यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? देखते हैं। हीना सेड दैट शी हैज, नहीं, शी हैड बॉट अ ड्रेस द डे बिफोर। तो द प्रीवियस डे भी आप यूज कर सकते हो और द डे बिफोर भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये आपका उत्तर सही है। और ऑप्शन देखते हैं, देखें। हीना सेड दैट शी हैज, नहीं, शी हैड बॉट अ ड्रेस द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे का बदला ही नहीं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर हो गया बी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जो एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बदलना है। पैसिव है तो एक्टिव में बदलिए, एक्टिव है तो पैसिव में बदलिए। चलिए, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले ऑल डे अलोंग। अब लाइक प्रेजेंट सिंपल, तो इज या आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज या आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज या आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऐसा ऑप्शन है कोई? इज डन बिल्कुल है, इज लाइक बिल्कुल है, डू लाइक इट फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो नहीं होगा, लाइक इट नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन। अब चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो प्ले जो है वो पहले आएगा। तो प्लेइंग टू प्ले ऑल डे लॉन्ग, तो प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग इज, इज ये सिंगुलर है, लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आपको उत्तर हो गया बी। चलिए, एडवर्ब्स बताने, तो जिसमें सेम सफिक्स यूज हो रहे होंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए वे और वेज, इस तरह के सफिक्स जोड़े होंगे, वो एक एडवर्ब का ग्रुप हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। तो ह्यूमन और मुंडेन में नहीं जुड़ा हुआ। ऑलवेज बिल्कुल, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे, तो इधर भी वे और वेज आप देख सकते हैं, वे और वेज दो सफिक्स जोड़े हुए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, तो इस डिस्कशन के लास्ट पार्ट में हम चलते हैं, जो कि एक अनसीन पैसेज है। इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं और उससे उत्तर को पाते हैं। तो ही वॉज ए वेंडर ऑफ ए स्वीट्स, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है जो कि मिठाइयों का एक विक्रेता था। ही हैड इज ऑन पेक्युलर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके एडवर्टाइजिंग का जो मेथड है, पेक्युलर मेथड है, उसके ऊपर एक कमेंट किया जा रहा है। जो कि बिजनेस करता था जिस तरीके से, उस पर वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं था दूसरों की हेल्प पर, और पूरे टाइम वर्कड हार्ड, मतलब पूरे टाइम मेहनत करता था ऑल अलोन, अकेला। ठीक है, तो ये जिसकी बात हो रही कौन है? एक मुरली है। आई स्पीक ऑफ मुरली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी मिठाइयाँ बेचा करता था। और इसके जो कस्टमर थे कौन थे? बच्चे थे, जो कि कौन है? फ्यूचर सिटीजन होते हैं इस वर्ल्ड के। बिल्कुल, बच्चे ही आगे जाके
एक देश की, एक राष्ट्र की, एक समाज की नींव रखते हैं। इसीलिए एक दुनिया में वो फ्यूचर सिटीजन कहलाते हैं। और एट द स्ट्रोक ऑफ द 9, 9 बजे मॉर्निंग में जो मुरली है वो आ जाता था कहाँ पर, स्कूल के सामने, गाय के साथ, अपनी ट्रे ऑफ स्वीट्स के साथ। टिल अबाउट 11 द सेल वुड बी ब्रिस्क, ठीक है। और 11 तक वहीं पर रहता था और उसकी पूरी सेल हो चुकी होती थी। और उसके बाद वो दूसरी जगह घूमने चल जाया करता था। अगर उसकी मिठाइयाँ स्टिकी, चिपचिपी हो जाती थी गर्मी के कारण, फिर भी उसका बिजनेस जो है कभी भी कम नहीं होता था और वो हमेशा फलता फूलता रहता था। और इस तरह से डिप्रेशन आ जाता है उसके बिजनेस में जब कभी भी हॉलीडे आती है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये एक पैराग्राफ है, सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल पैराग्राफ है, किसी तरह का कोई भावार्थ इसमें ऐसा निकलता दिख नहीं रहा, कोई पोएट्रिक एसेंस इसमें नहीं आ रहा। चलिए प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हु वाज मुरली? तो एक स्वीट वेंडर, बिजनेसमैन, जॉब सीकर, वेंडर ऑफ स्वीट्स। चलिए अगला प्रश्न है, हु वर हिज कस्टमर? जैसा कि हमने डिस्कस किया, मेजरली उसके कस्टमर्स कौन होते थे? बच्चे, चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रन। किस समय वो स्कूल आ जाया करता? व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल? सवेरे 9 बजे, तो 8-9 वह आ जाया करता था। व्हेन डिड द डिप्रेशन केम इन हिज बिजनेस? कब आ जाता था? जब कभी भी छुट्टियां होती थी। पैराग्राफ की लास्ट लाइन। तो आफ्टर द हॉलीडेज? नहीं। व्हेन द हॉलीडेज कम? यस। तो इस तरह से जो है हमारे इंग्लिश का डिस्कशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने कम समय में अधिक से अधिक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा, कुछ सीखा होगा। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि और कोई भी चेंजेस आप यदि हमसे अपेक्षा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके समक्ष आएँ। और इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से हमारे और वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अधिक से अधिक कंसेप्ट को क्लियर कर एग्जाम में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ। शुक्रिया।